नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है, जबकि अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 4,258 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1409 नए केस सामने आए हैं, जबकि 41 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 1409 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है, जबकि अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,258 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की रफ्तार बहुत तेज है और वहां कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां अब तक 5600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में दूसरा नंबर गुजरात का है, जहां 2400 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। बीते कुछ दिनों में गुजरात में मरीजों की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना के कुल मामले 2250 के आसपास हैं। चौथा नंबर राजस्थान का है, जहां अब तक कोरोना के 1890 मामले सामने आए हैं। पांचवें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 1600 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आए हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मामले 8.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मामलों की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां अब तक 1,87,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर फ्रांस है, जहां कुल मामले 1,57,000 से ज्यादा हो चुके हैं। पांचवें नंबर पर जर्मनी है, जहां अब तक 1.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज को लगभग तैयार कर लिया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया गया कि इस पैकेज में छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के साथ छोटे उद्योगों पर भी खास ध्यान दिया गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में लोगों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। समय रहते और पुलिस बल ने पहुंचकर अपने साथियों को बचाया। दरअसल लॉकडाउन के समय पुलिस लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। तभी अचानक भारी भीड़ ने पुलिस पर हमले की कोशिश की। मालेगांव में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। तो अब पुलिस पर हमले की कोशिश की गई है। ये मालेगांव की तस्वीरें आप देखिए। पुलिस जो दिन रात ड्यूटी कर रही है लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के मालेगांव से ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। कल भी हमने यूपी के अलीगढ़ से ऐसी ही तस्वीरें देखी थी जब पुलिस पर हमला हुआ था, और अब महाराष्ट्र के मालेगांव से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में कोरोना के एक और नया मरीज सामने आया है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 408 पहुंच गई है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन में कोरोना का नया मरीज सामने आया है और इस नए मरीज के सामने आने के बाद वहां पर कोरोना पेशेंट्स की संख्या 408 पहुंच गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई के धारावी इलाके के लोगों से कोरोना की जांच के लिए खुद आगे आने को कहा है। धारावी की 20 लाख आबादी है और यहां फिलहाल 150 डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। ऐसे में यहां कोरोना की रोकथाम मुश्किल है। धारावी में अब तक 169 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो अब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लोग खुद सामने आए। 2 तस्वीरें आप देखिए धारावी में, यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और धारावी जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि खुद लोग आगे आएं और अपनी जांच करवाएं अगर उनमें सिम्टम्स हैं। जर्मनी की कंपनी ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसी के साथ जर्मनी ने इंसानों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण को मंजूरी दे दी है।
इसके लिए पहला परीक्षण 18 से 55 साल के 200 स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। जर्मनी की एक बायोटेक कंपनी ये परीक्षण करेगी जो इंसानों में वैक्सीन के जरिए इस वायरस से लड़ने की क्षमता देखेगी। पहले परीक्षण के बाद अगली स्टेज में उन लोगों पर परीक्षण किया जाएगा जिनको कोरोना वायरस होने का खतरा ज्यादा है। इससे पहले यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं और यहां भी इंसानों पर परीक्षण को मंजूरी मिली है। अलीगढ़ में एक सब्जी बेचने वाले की मौत के बाद लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि सब्जी वाले की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई। चौकी पर भीड़ के जुटने के बाद मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और लोगों से बात कर उन्हें वहां से हटाया। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घटना बुधवार की बताई जा रही है। उनका ही भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनका एक आरोप था कि एक 2-4 दिन पहले कोई पुलिस वाले ने किसी एक लड़के को जो सब्जी बेचने वाला था उसने लाठी मार दिया था। उसके कारण 3-4 दिन बाद आज जो हॉस्पिटल ले गए थे तो आज उसकी डेथ हो गई थी। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने सड़क पर जिस वक्त जाम लगा दिया था। पुलिस वहाँ पहुँची थी। पुलिस ने सबसे बातचीत करके वो जाम वहाँ से हटा दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजन ने कोई तहरीर दिया नहीं है। इस पूरे प्रकरण की सीओ सिटी साहब जांच करेंगे। जांच में जो तथ्य सामने आएगा, यदि पुलिस की कोई दोषी पाया जाता है तो उसी हिसाब से समुचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में मजदूरों को रोजी रोटी देने के लिए मनरेगा का काम शुरू हो गया है। झारखंड के सिमडेगा में तो मजदूर जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के लिए छोटे तालाब और गड्ढे बनाने के काम में जुटे हुए हैं। सिमडेगा में वृक्षारोपण के साथ 1000 से ज्यादा कुओं और 75 तालाब खोदने की योजना है। लगभग 64 करोड़ रुपए की मनरेगा की उन योजनाओं से 3000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि मनरेगा में काम करने वाले ये सभी मजदूर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत काम कर रहे हैं। और अभी मनरेगा का काम बंद होने से बहुत लेबर लोग को दिक्कत हो रहा था और हमारे पास बहुत कोई खाना नहीं है, चावल नहीं है कह के बहुत मजदूर लोग आते हैं। लेकिन अभी फिर से हमारा मनरेगा का काम चालू हो गया है जिससे हम लोग का सभी मजदूर अभी खुश हैं और सभी कोई अभी काम करने के लिए बहुत ही जोश के साथ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में जहां एक तरफ लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के बांका में गेहूं चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस को खबर मिली कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छापा मारा। करीब 700 बोरी चावल और गेहूं जब्त कर लिया। हैदराबाद में रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने 2 कंटेनरों में कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार की है। इन लैब को वहां के एक अस्पताल में तैयार किया गया और इन्हें महज 15 दिन में तैयार करने का दावा भी किया गया। बताया गया कि इस खास टेस्टिंग लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैब की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस लैब को सिर्फ 15 दिनों में तैयार कर दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि ये जो लैब है ये मूवेबल है, यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। और जाहिर तौर पर इस वक्त की ज़रूरत भी यही है कि जहां भी ज़रूरत हो वहां इस तरह की लैब को पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ के अधिकारी ने दावा किया कि इस लैब में एक दिन में 1000 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। जो भी सैंपल भी चेक करते बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसको 100% सेफ्टी एनवायरनमेंट में लोग टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा बनवाया गया है कि कम से कम 1000 सैंपल्स कर सकते हैं एक आदमी। बताया गया कि ऐसे लैब को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लग जाता है। यूपी के बहराइच में 8 लोगों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इन 8 कोरोना मरीजों में एक 54 साल की महिला है तो बाकी 7 पुरुष 18 से 40 साल की उम्र के हैं। 8 लोगों के सैंपल को जांच के लिए 20 अप्रैल को लखनऊ भेजा गया था, जिसके बाद आई रिपोर्ट में सभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार समय समय पर आरक्षण की समीक्षा करती रहे। बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार के एक आदेश के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। साल 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने आदिवासी बहुल जिलों में टीचर पद 100% आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिए थे। इस आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।
कोर्ट ने कहा कि नौकरी और शिक्षा में आरक्षण पर सरकार को समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के सक्षम लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। कोर्ट के मुताबिक अगर आरक्षित वर्ग के सक्षम लोग ही आरक्षण का फायदा उठाते रहे तो निचले कमजोर लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को चेताया कि जो 50% से ज्यादा आरक्षण ना दे। लॉकडाउन के समय गरीबों को ही खाने पीने की परेशानी को देखते हुए झारखंड के बोकारो में सद्भावना किचन की शुरुआत की गई। सामाजिक संगठन और एनजीओ ने मिलकर खाना बनाया और जरूरतमंद लोगों में बांटा। बताया गया कि सद्भावना किचन की मदद से हर दिन करीब 5000 लोगों को खाना खिलाने की कोशिश हो रही है। झारखंड के चाईबासा में हाथ धोने के लिए एक ऐसा वॉश बेसिन बनाया गया है जिसके नल को हाथ से छूने की जरूरत नहीं। इस वॉश बेसिन में नीचे लगे पैडल को पैर से दबाने पर नल में पानी आने लगता है। इस वॉश बेसिन को सभी सरकारी दफ्तरों में लगाने का प्लान है जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। तो आप देखिए चाईबासा में कोरोना से बचाव के लिए ये पहल की गई है। अनोखा वॉश बेसिन ये तैयार किया गया है और इस वॉश बेसिन की खास बात यह है कि आपको इसमें पैर से बटन दबाना है और उसके बाद पानी आने लग जाएगा। आपको नल के जरिए नल दबाने की जरूरत नहीं है, नल को आपको खोलना नहीं है, पानी पैडल के जरिए खुद ब खुद आ जाएगा जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। अमेरिका के साउथ विंडसर में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटी एक भारतीय मूल के डॉक्टर का सम्मान किया गया। कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली डॉक्टर उमा मधुसूदन अपनी परवाह किए बिना कोरोना मरीजों के इलाज में जुटी हैं, जिसके लिए इलाके के लोगों ने उनका खास तरीके से सम्मान किया। वहां कई लोग अपनी गाड़ियों पर सवार होकर डॉक्टर उमा के घर के सामने से गुजरे और उनके सम्मान में हॉर्न बजाया। सम्मान करने वालों में कई ऐसे लोग भी थे जिनका डॉक्टर उमा ने इलाज किया था। महाराष्ट्र में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को एक कंट्रोल रूम के जरिए योगी सरकार मदद पहुंचा रही है। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है, जिसका दावा है कि कैंसर के रोगियों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक को वक्त रहते राहत दिलवाई गई। बताया गया कि कंट्रोल रूम के जरिए अब तक करीब 82,000 लोगों की किसी न किसी रूप में मदद हो चुकी है। और यही वो कंट्रोल रूम है जहां 8-8 घंटे की 3 पारियों में 24 घंटे काम होता है। इस समय हम जनपद मुख्यालय पर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोक निर्माण का जो कंट्रोल रूम बना हुआ महाराष्ट्र के लोगों को का जो नोडल अधिकारी बनाया गया है वो देखिए मौजूद है। इस दफ्तर में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आया। महाराष्ट्र में मुसीबत में फंसे लोग जब इस कंट्रोल रूम में फोन करते हैं तो यहाँ बैठे अधिकारी उनकी परेशानी के साथ ही नाम, पता और फोन नंबर नोट कर लेते हैं। इसके बाद संबंधित जिले के अधिकारियों से बात कर उनकी मदद करवाई जाती है। हमारा एक मास्टर डेटाबेस हम तैयार करते हैं और रोज़ाना की जो हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो हम महाराष्ट्र में जो संबंधित अधिकारी हैं जिलेवार उनको हम उपलब्ध कराते हैं। इस अभियान का नोडल अफसर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव रमेश नितिन गोकर्ण को बनाया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक परिवार 500 मुर्गों की वजह से अजीबोगरीब मुश्किल के बीच फंस गया है। इस परिवार ने अपने बेटे की शादी पार्टी के लिए 500 मुर्गे खरीदे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 13 अप्रैल को होने वाली शादी कैंसिल हो गई और नॉनवेज पार्टी के लिए खरीदे गए मुर्गे घर में ही रह गए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन 500 मुर्गों का करें तो क्या करें। घर वाले रोज ये मुर्गे नहीं खा सकते और लॉकडाउन की वजह से इनको दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकते। अब ये परिवार मजबूरी में इन मुर्गों को एक एक कर अपने पड़ोसियों को बेचने की कोशिश कर रहा है। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, मुर्गे भी पाले थे हमने, 500 मुर्गे रखे थे शादी के लिए स्पेशली, ताकि लोगों को नॉनवेज पार्टी करवाई जाए। बट क्या बोलते, लॉकडाउन की वजह से वो पार्टी धरी की धरी रह गई। हमें मुर्गे सारे ऐसे औने पौने दामों में सेल करने पड़े। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक बच्ची के जन्मदिन पर उसके घर केक पहुंचाया। बताया गया कि जन्मदिन पर सुखमनप्रीत नाम की बच्ची परेशान थी क्योंकि वहां लॉकडाउन की वजह से एक भी दुकान नहीं खुली थी। अपने जन्मदिन पर बच्ची केक नहीं पाकर उदास थी, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस वाले बच्ची के घर केक लेकर पहुंचे और उसे बच्ची को दिया। पुलिस के जवानों ने बच्ची को जन्मदिन की बधाई भी दी।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆभारी ਹਾਂ। छत्तीसगढ़ के बालोद में पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल के समय जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने पर क्या और कैसे किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस की गई। मरीज के परिवार को क्वारंटीन करने से लेकर इलाके को सैनिटाइज करने, सील करने और ड्रोन से निगरानी की भी तैयारी चेक की गई। ड्रिल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन ने अपने इंतजामों के बारे में और जानकारी दी। प्रॉपरली चूँकि ये पूरे दिन का था तो इसमें 2 शिफ्ट में ड्यूटी डिटेलिंग की थी और एक फ्लैग मार्च का शुरुआती दौर पे रखा गया था ताकि सबको सेंसिटाइज किया जा सके और ड्रोन के माध्यम से भी इसमें निगरानी की गई और शहर में जो अन्य सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उसके माध्यम से भी चौक चौराहों पे किस तरह की गतिविधि है, कहाँ पर क्या कमांड देना है, उसके आधार पर भी उसको प्रॉपरली मैनेज किया गया। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करके कोरोना से जंग जीतने में योगदान देने की अपील की है। उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से भी लॉकडाउन का पालन करने को कहा है, जबकि लोगों से घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह भी दी है। जो वायरस है, बीमारी है, ये जाति धर्म देख के ना आवे, ये तो काबू लग जाए, तो बहकावे में मत आओ, तुरंत जहाँ छिपे हैं बाहर आ जाओ। हमारे स्थानीय दरोगा को सूचना दे दो, हमारे प्रशासन को सूचना दो, आप सहयोग करो और जब कोरोना हरावे में हम सबकी मदद करो। तुर्की के इस्तांबुल में प्रशासन ने लोगों के मनोरंजन के लिए हाउसिंग सोसाइटी में एक मार्चिंग बैंड भेजा। कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच जारी लॉकडाउन के समय बैंड बाजे के साथ पहुंचे लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी में मार्च कर लोगों का मन हल्का करने का काम किया। लोगों ने अपने अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर मार्चिंग बैंड के लिए तालियां बजाते और तुर्की का झंडा लहराते दिखे। बिहार के लखीसराय में पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी है, लेकिन लोग फिर भी सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही को देखते हुए खुद एसपी सड़कों पर उतरे, लोगों को समझा बुझाकर घरों में रहने की सलाह दी। वहीं बिना इजाजत गाड़ियों के सड़कों पर दिखने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दिल्ली के मयूर विहार में पीएम की अपील पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी सेवा रसोई की शुरुआत की। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के पास खाने पीने के सामान की कमी हो गई है, जिनकी मदद के लिए इस रसोई में खाने के पैकेट बनाए जाते हैं और आसपास के इलाके में जरूरतमंद लोगों के साथ साथ पुलिस वालों तक भी पहुंचाए जाते हैं। इस रसोई के जरिए प्रतिदिन करीबन 2000 लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। मयूर विहार के आसपास के जो भी इलाके हैं उन इलाकों में खाना पहुंचाया जाता है। बताया गया कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से खाना बनाने में भी कम से कम लोगों की मदद ली जाती है। 8 से 9 लोग हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं और 8 से 9 लोग जो होते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते भर में अपनी अपनी काम करते हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है, जबकि अब तक 681 लोगों की मौत हुई है। खास बात यह है कि बीते 9 दिन में 11,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पहले 10,000 मरीज 75 दिन में आए थे। वैसे कोरोना के 4,258 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,409 नए केस सामने आए हैं, जबकि 41 मरीजों की मौत भी हुई है। तो बीते 9 दिन में 11,000 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी के बदायूं मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच के लिए लैब बनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने बदायूं में कोरोना की जांच के लिए लैब बनाने का आदेश दिया था। इस लैब के शुरू होने पर रोजाना 100 सैंपल की जांच की जा सकेगी। यूपी सरकार ने राज्य के 14 मेडिकल कॉलेजों में कोरोना जांच के लिए लैब बनाने को मंजूरी दी थी। इसी के तहत बदायूं में भी लैब बनाने का शुरुआती काम पूरा कर लिया गया है। बदायूं मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना कोविड-19 के अंतर्गत यहाँ पे लैब टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए
तो उसके लिए निर्माण कार्य हमारा पूरा हो गया है, कंस्ट्रक्शन वर्क बन गया है। लैब की स्थान भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जहाँ पे इनका डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी रहेगा, उसी में लैब की भी व्यवस्था रहेगी। बिहार के नवादा में एक ऑटो मैकेनिक ने स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों के लिए खास तरह का मास्क बनाया है। इस मास्क को हेलमेट में कुछ फेरबदल करके तैयार किया गया है। नवादा के रहने वाले अवधेश उर्फ जुम्मन ऑटो रिपेयर का काम करते हैं। उन्होंने एक हेलमेट में 2 छेद करके कोरोना योद्धाओं को बचाने के लिए मास्क तैयार किया है। इसमें एक छेद में छोटा सा पंखा लगाया गया है, दूसरे में हेलमेट में गर्मी पैदा करने के लिए एक बल्ब लगाया गया है। इसको बनाने वाले जुम्मन मिस्त्री का दावा है कि ये मास्क पहनने से कोरोना से बचाव में मदद मिलेगी। इसको जो है वैसे व्यक्ति को भी पहनाना है जो संक्रमित हो चुके हैं। जो व्यक्ति संक्रमित नहीं हुए हैं उनके लिए भी है। संक्रमित होने वाले व्यक्ति के लिए इसको देखिए, इसमें एक बिजली का लाइन देना है जो कि 220 वोल्ट से ही चलता है। ये जो है इसमें जोड़ने के बाद जो है ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये गर्म होने के बाद जो है ये बैक्टीरिया जो है इसका मर जाएंगे। ये बिहार के सीतामढ़ी में 50,000 से ज्यादा गन्ना उगाने वाले किसान परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से उनकी फसल की खरीदी करने वाली चीनी मिल पर किसानों ने उनकी फसल की बिक्री का पैसा नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। दावा यह है कि रीगा चीनी मिल पर किसानों का करीब 100 करोड़ रुपए का बकाया है। उधर चीनी मिल पर आरोप है कि पिछले साल की फसल की बिक्री के पैसे पहले ही नहीं दिए गए और अब चीनी की बिक्री नहीं होने की दलील देकर किसानों को फसल की बिक्री का पैसा नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने रमजान के समय घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। लॉकडाउन के बीच शुरू होने वाले रमजान से पहले बयान देते हुए हाजी अकरम ने रोजेदारों से मस्जिद न जाने की गुजारिश करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर तरावी भी हैं तो वो भी 5 आदमी हों मस्जिदों के अंदर। अपने घर में भी अगर पढ़े तो 5 से 6 आदमी नहीं होना चाहिए। इससे हमारी अपनी हिफाजत है, हमारा अपना फ़ायदा है, अपने बच्चों का फ़ायदा है, घर वालों का फ़ायदा है। तो हमें इन सब बातों को देखते हुए हमें इसका पालन करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर एक धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। डॉक्टरों के परिवार वालों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने इन लोगों को घर से बाहर ठहराने का फैसला किया था, जिसके बाद कई धर्मशालाओं और होटल से जुड़े लोग इनकी मदद के लिए आगे आए और इनके रहने और खाने पीने के इंतजाम किए। ऐसी ही एक धर्मशाला में ठहरे डॉक्टरों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता है ताकि मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों को परेशानी न हो। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि चुनिंदा घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के लोग तैयार बैठे हैं कोरोना वॉरियर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मदद के लिए। डॉक्टरों के लिए खाना बनाने और परोसने में जुटे लोग भी इस काम को खुशी से करते नजर आए। ये अपना घर बार छोड़ के इस नर मात्र की सेवा के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है जिसके तहत हम इन वॉरियर्स को सेवा दे पा रहे हैं। धर्मशाला में ठहरे हुए डॉक्टरों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने उनकी सेवा में जुटे लोगों को धन्यवाद दिया। हमारे लिए जो किया है हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। मैं और मेरे सभी साथी इस स्टेज के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार के बाढ़ में गांव की कुछ लड़कियों ने मिलकर मास्क बनाए और आसपास के इलाकों में बांटे। ये लड़कियां दिन भर में 50 से 60 मास्क बनाती हैं और जरूरतमंद लोगों को बांटती है। साथ ही ये लड़कियां लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के पनवेल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस बीच पुलिस ने भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रोन से निगरानी के समय पुलिस ने उस सोसाइटी को भी नोटिस जारी किया है जिसकी छत पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे।
जारी जंग के बीच सोनिया गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सोनिया ने कहा कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त नफरत फैला रही है? देखिए, देश में जो हाल में घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया, खासतौर से पालघर की जो घटना हुई थी, उसके बाद उसी घटना को देखते हुए सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही थी उसमें कहा कि जब देश को इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर कोविड-19 से लड़ना चाहिए, उस वक्त बीजेपी के नेता नफरत का वायरस फैला रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तो इसलिए थी कि कोविड-19 में सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, सुझाव क्या देना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और लॉकडाउन में जो मुश्किलात लोगों के सामने आ रही हैं उसको किस तरह से उठाया जाए, उन मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। और सोनिया गांधी ने खास तौर से जो बड़ी बात कही है वो ये है कि लॉकडाउन के पहले चरण में ही लगभग 12 करोड़ नौकरियां गई हैं। इन लोगों की मदद करनी चाहिए सरकार को, लोगों के खाते में 7500 रुपए जमा कराने चाहिए, और खास तौर से जो राज्यों का हिस्सा जीएसटी में है उसको देना चाहिए, और रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा केंद्र सरकार से कि उनका न जीएसटी का हिस्सा मिल रहा है और न ही रैपिड टेस्टिंग किट मिल रही थी। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा कि उन्होंने जो पत्र लिख करके सुझाव दिए थे कोविड-19 से निपटने के लिए, उनको आंशिक तौर पर लागू गया, उनकी बात को पूरी तरह से नहीं माना गया। जी अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार हर मोर्चे पर राज्य सरकारों की मदद कर रही है, और जानकारी के मुताबिक कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अब 46,000 करोड़ रुपए का फंड दे चुकी है। अब तक केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 8,255 करोड़ रुपए का फंड दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की ओर से बिहार को 4,631 करोड़ रुपए की मदद की गई। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार अब तक 3,630 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को 3,461 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुकी है। महाराष्ट्र की बात हो तो महाराष्ट्र को भी केंद्र की ओर से 2,824 करोड़ रुपए का फंड दिया जा चुका है। गुजरात के नर्मदा जिले में लॉकडाउन की वजह से परेशान किसानों ने खुद ही अपनी फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया है। नर्मदा में लगभग 15,000 हेक्टेयर में केला उगाया जाता है, लेकिन खरीदार न मिलने की वजह से किसानों को इतना भारी घाटा हुआ कि उन्होंने खेतों में खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। आम दिनों में 20 किलो केला 250 से 350 रुपए का बिकता है, लेकिन अब दाम इतने गिर चुके हैं कि 20 किलो केला केवल 30 रुपए में बिक रहा है। नर्मदा में भारी मात्रा में केला विदेशों में भेजा जाता था, लेकिन अब निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया है। इससे परेशान किसानों ने कई जगहों पर खुद ही अपनी फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया है। ओडिशा में कटक के इंजीनियर ने डॉक्टर और पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए एक प्लास्टिक शील्ड बनाई। कर्नाटक के 25 इंजीनियर्स की इस टीम ने लगभग 20 दिन की मेहनत के बाद चेहरे को ढकने वाली इस खास शीट को बनाने में सफलता हासिल की है। ये शीट चेहरे के सामने रहकर भी उससे कुछ दूरी पर रहेगी, और इसको लगाने से नाक और मुंह को कोरोना वायरस के असर से बचाने में मदद मिलेगी। इस शील्ड को बार बार सैनिटाइज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शील्ड को बनाने में सिर्फ 70 रुपए की लागत आई है। ये इंजीनियर अब तक 5,000 से ज्यादा शील्ड तैयार कर चुके हैं, और इन शील्ड्स को कोरोना से सीधे लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स पुलिस को देकर उनके हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आए। बिहार के मुंगेर में कोरोना का मरीज मिलने के बाद से पुलिस पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए रेड जोन वाले इलाकों में तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए पीपीई किट का इंतजाम किया गया, जबकि हॉटस्पॉट के कुछ इलाकों में पुलिसकर्मियों को रेनकोट दिए गए। माइकिंग करती है कि इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पॉजिटिव भी हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग अगर पहन लेते हैं, अगर हम ही और इसी बीच एक बड़ी खबर, मौलाना साद के ठिकानों पर छापे मारने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूपी के शामली पहुंची है। यूपी के शामली में
तबलीगी प्रमुख का फार्म हाउस है और यहीं पर छापे मारने के लिए दरअसल अब जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है। और जानकारी के साथ आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी, क्या सिर्फ इसी जगह पर छापेमारी होगी और या और भी ठिकाने से चिन्हित किए गए जहां पर छापेमारी होगी? जी देखिए, जो मौलाना साद है उनका उत्तर प्रदेश के शामली के पास कांडला एक जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और अक्सर वहाँ पे आके जो मौलाना साद है रुकते भी थे। इसलिए सुबह 9 बजे क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो पीपीई किट के साथ बाकायदा पूरे मेडिकल इक्विपमेंट के साथ अपनी सेफ्टी को देखते हुए वहाँ पर पहुंची हुई है और वहाँ पे कुछ देर के बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू होगी। जो केयर टेकर है वहाँ के, उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या कोई मरकज से जुड़े लोग यहाँ पर भी आके तो नहीं रुके हुए थे, क्योंकि कई जो मरकज के लोग थे वो उत्तर प्रदेश भी भाग गए थे और अलग अलग जगहों से छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो उसी के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के इस फार्म हाउस पर पहुंची है और वहाँ पे कुछ देर के बाद जो कार्रवाई है छापेमारी की की जाएगी। कई महत्वपूर्ण जानकारियां वहाँ से हाथ लगने की संभावना क्राइम ब्रांच से मिली है। उसके बाद ही क्राइम ब्रांच की टीम को दिल्ली से वहाँ रवाना किया गया था। आनंद, उस फार्म हाउस में कुछ लोग भी थे, कोई अभी वहां पर है भी, कुछ ऐसी जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, काफी बड़ा फार्म हाउस है, काफी एकड़ में फैला हुआ है और काफी बड़ी प्रॉपर्टी है मौलाना साद की है। इसलिए पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या यहाँ पर मरकज से जुड़े लोगों को तो नहीं ठहराया जाता या कुछ लोग यहाँ पे छुपे हुए तो नहीं है। उनके पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुंची है, पूरी तस्दीक करेगी, पूरा सर्च ऑपरेशन करेगी और इसीलिए कोरोना से बचने के लिए जो पूरी किट होती है मेडिकल इक्विपमेंट की, वो अपने साथ लेके क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची ताकि कोई वायरस इन्फेक्शन जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम को ना फैल पाए। उसको देखते हुए पूरी सेफ्टी के साथ क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुंची और वहाँ पे जो भी केयर टेकर है या जो भी गार्ड है या जो भी लोग वहाँ पर है उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और पूरी तस्दीक चेकिंग की जाएगी कि क्या कोई मरकज से जुड़ा सदस्य यहाँ छुपा हुआ तो नहीं है। आनंद, जिस तरीके से जानकारी की वहां पर जो टीम पहुंची है पीपी किट के साथ, यानी पूरी तैयारी के साथ पहुंची है, तो क्या कोई ऐसी गुंजाइश, ऐसी संभावना दिख रही है कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हों? ये देखिए, बिल्कुल शुरुआत में जब मौलाना साद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि यूपी के शामली के कांडला में उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस और वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें पहुंची हुई थी शुरुआत में। उसके बाद क्राइम ब्रांच को जब ये जानकारी मिली तो शुरू से ही उनकी इन्वेस्टिगेशन का एक ये पार्ट था शामली का जो कांडला का फार्म हाउस है और उसी की कब ये फार्म हाउस बना है, कितने एकड़ फैला है, कौन इसका ट्रस्टी है या इसकी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई थी, वो तमाम जानकारी भी क्राइम ब्रांच वहां पर जाके जुटाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी संपर्क करेगी, यूपी पुलिस से भी, कि ये फार्म हाउस किन हालातों में बना था, इसके अधिकार किसके पास है और कौन कौन लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह की गतिविधि यहाँ पे होती है, वो तमाम जानकारी जुटाने के लिए क्राइम। ठीक है आनंद, आप रहिए हमारे साथ। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई जानकारी है। दीपक, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है ये तो पहुंच रही है वहां फार्म हाउस में छापा मारने यूपी के शामली में, क्या कोई और भी टीमें हैं जो मौलाना साद और उनके जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की तैयारी या किसी भी प्रकार की कार्रवाई की तैयारी में है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जाकिर नगर जो इससे पहले भी जाकिर नगर में भी कई बार रात को रेड मारी जा चुकी है, जहां पर जाकिर नगर में मौलाना साद के होने के सबूत मिले थे, संकेत मिले थे। लेकिन जिस तरह से सहयोगी आनंद ने बताया कि शामली मेन उसका टारगेट है, क्योंकि शामली ही पहले से ही वहां पर उसकी मौजूदगी भी संकेत दे रही थी, उसके साथ ही जाकिर नगर पर भी उसकी मूवमेंट थी। तो उसके अलावा भी कई ऐसी जगह है, क्योंकि जो उसके रिश्तेदार हैं, जो नजदीक हैं, जिनसे वो बातचीत करता रहा है, जिसके जरिए उसने बीच में कई सारे ऐसे ऑडियो टेप्स जो है रिकॉर्डिंग करके मीडिया के मार्फत बाहर लाए हैं, तो वो सब लोगों के संपर्क में पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीमें कोशिश कर रही है कि उन लोगों के जरिए ही उस तक पहुंचा जाएगा। और आज जिस तरह से इनपुट मिला है कि वो शामली के कांडला में है, तो वहां पर जाहिर बात है कि उसको पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें जो है पूरी तैयारी के साथ वहां पर गई हुई है। दीपक, अभी तक मौलाना साद हालांकि एक ऑडियो जरूर जारी करके ये बोल रहे हैं कि लोगों को आगे आना चाहिए, कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो खुद कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो अभी तक कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या इस दिशा में भी अब कार्रवाई होगी, ढूंढने की तैयारी हो रही है उनको? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना टेस्ट के बाद ही क्राइम ब्रांच की टीमों ने पूछताछ करनी थी, लेकिन उनके वकील अलग अलग तरीके से, क्योंकि वकीलों की भी कई टीमें जो है उसने बनाई हुई है और कई वकील उसके केस को लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं और वो लगातार ये कहते रहे हैं कि कोरोना से बाबत जो है जानकारी क्राइम ब्रांच को दे दी जा चुकी है। लेकिन क्राइम ब्रांच जब तक रिपोर्ट नहीं देखती उनका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके पहले क्राइम ब्रांच कोई पूछताछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच अब पहुंची है मौलाना साद के पास, तो ये संकेत मिल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मौलाना साद ने अपना टेस्ट करा लिया हो और उसके बाद क्राइम ब्रांच को भी भनक लगी है कि मौलाना साद के टेस्ट होने के बाद ही उसको पकड़ा जा सकता है। तो इसी वजह से ये माना जा रहा है कि क्राइम ब्रांच जो है उसके पास पहुंची है।
अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ऐसे वक्त पर जब देश एक बड़े युद्ध की तरफ है, कोरोना से जूझ रहा है, मौलाना साहब कह रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं लेकिन छिपे बैठे हैं, पुलिस को अब उनके ठिकाने ढूंढने पड़ रहे हैं, ये पता लगाना पड़ रहा है तो कहीं और कोई छिपा तो नहीं है, कोरोना पॉजिटिव कोई जो कोरोना लेकर घूम रहा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। बिल्कुल, अभी तक सबसे बड़ी चिंता सरकार की भी यही थी। जैसे ही जमात के लोग बाहर निकले हैं, पूरे देश में कहां पर जाकर वो छिपे हैं इसके आंकड़े तक जुटाना मुश्किल हो रहा था सरकार के लिए। लोग अपनी जांच के लिए बाहर नहीं आ रहे थे। ये सबसे बड़ी चिंता थी जिसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई। लोग उनके बचाव में भी मौलाना साद के सामने आए, लेकिन सरकार की चिंता ये थी कि ये इसके बारे में सरकार को सूचना क्यों नहीं दी, इसके बारे में जमाती बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी की घटना हुई, सबसे बड़ी चिंता यही थी। और अब अपील आ रही है कि लोग बाहर आएँ, जाँच करवाएं, तो लेकिन इसमें भी काफी देर हो चुकी है। काफी संक्रमण इन लोगों के चलते फैला है जो लोग उस जमात में शामिल थे। तो बहरहाल कम से कम इन रेड के जरिए कम से कम लोगों को बार बार संदेश भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि लोग बाहर आए, अपनी जांच कराएं। तो अब कम से कम सरकार ने बड़ी मेहनत से इसको काबू में किया है और कम से कम ये अपील कम से कम उनकी लोगों तक पहुंचे कि लोग बाहर आकर जांच कराएं। लेकिन सबसे पहले अगर उन्हें पकड़े भी जाते हैं या सरेंडर भी करते हैं तो सीधे तौर पर आपदा फैलाने और आपदा प्रबंधन कानून के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई तो होनी ही होनी है। सरकार ने इसके बारे में संकेत दे दिया है। बिल्कुल। और अमिताभ, यहाँ ये हम देख रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हो, मौलाना साद एक ऑडियो जारी करके जरूर कह रहे हैं कि लोगों को सामने आना चाहिए, कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन वो खुद मिसाल पेश नहीं कर रहे हैं। वो खुद छुपे हुए हैं, वो खुद नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ है, उनका टेस्ट पहले होना चाहिए, उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो भी सामने आए। सिचुएशन को समझना जो कि ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ पर आपको अपनी धार्मिक जो भी काम करते हैं उसकी पूरी स्वतंत्रता है। आपको सड़क पर बैठने की स्वतंत्रता, हर स्वतंत्रता है। लेकिन उस स्वतंत्रता का लाभ उसका लाभ ऐसे उठाया जाएगा, इसके बारे में किसी को भी शुभा नहीं था ऐसा लाभ कोई भी उठाएगा। तो जाहिर तौर पर ये मुश्किल की घड़ी है भारत के लिए। और लेकिन जो उन्होंने किया है मौलाना साद ने, ये जल्दी वो जब कानून के सामने आएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि कानून भी कैसी सजा देता है।